Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you are watching Wings a Quran. So as you will know that we have started a video series on Indian polity. इंडियन पॉलिटी पे हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी एंड हम इसका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं इस वीडियो सीरीज़ में हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी को लेके उन सबको कवर करेंगे एंड स्पेशली जो आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स के डिफरेंट सिलेबस में आपको टॉपिक्स मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के। फॉर एग्जांपल यू हैव पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम ऑलरेडी उसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है एंड देयर आर सर्टन टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी जो कि VLW के एग्ज़ाम में सिलेबस में आपको दिए गए हैं। सो विल ट्राई टू कवर, हम उनको पहले कवर कर लेंगे बट विद दैट साइड बाय साइड हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी के इन जनरल हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाइक देयर आर सर्टन पीपल, देयर आर वेरियस पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, इंडियन पॉलिटी लिख दिया होता है। सो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज चलाएंगे एंड विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज इन इंडियन पॉलिटी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला वीडियो रहेगा सिस्टमैटिक तरीके से, बिकॉज पहले वीडियो में इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था इन दैट हमने सिर्फ इस तरह से देखा कि इंडियन पॉलिटी को किस तरह से पढ़ना चाहिए एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा सबसे पहला जो डिस्कशन वाला टॉपिक रहेगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी द स्क्रीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई एंड किस तरह से इसके इलेक्शंस हुए एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या फंक्शंस थे एंड किस तरह से कंपोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। विल ट्राई टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड क्यों की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सिर्फ इसलिए की जा रही थी ताकि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए एंड यही कॉन्स्टिट्यूशन बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखी गई। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हो रही थी। ओके, एंड सबसे पहले अगर हम देखें तो आइडिया ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक व्यक्ति हैं MN रॉय नाम से, इनके द्वारा 1934 में दिया गया। एंड मैं आपको बता दूं MN रॉय जो थे ये एडवोकेट थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। कम्युनिज्म क्या होता है ये हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, ओके, लेकिन इतना आप याद रखेंगे कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये एक एडवोकेट थे, एक प्रपाउंडर थे एंड इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से दिया। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि 1935 में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया में, वो 1935 में एक ऑफिशियल डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। CA यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत जगहों पे आपको CA मिलेगा जस्ट टू मेक द नोट्स ब्रीफ, तो इसलिए मैंने CA लिखा हुआ है। CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैंड करता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार ऑफिशियल डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसलिए ताकि एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले टाइम में लिखा जाए। एंड इसके बाद एक चीज़ और होती है 1938 में कि जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है एंड इसमें ये कहते हैं कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये आउटसाइड इंटरफेरेंस के बगैर होगी, यानी कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी एंड बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी इसमें किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। इट विल बी प्योरली इंडियन एंड इसमें सारे मेंबर्स जो होंगे वो इंडिया से ही होंगे। ये एक टाइम लाइन है, आप इसको याद रखेंगे इस तरह से। 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय MN रॉय, देन 1935 फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है ऑफिशियल डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई एंड इसके बाद 1938 में आपको यहाँ पे ये जस्ट अ सेकंड 1938 में जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट जिसमें ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउटसाइड इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट होगी। एंड इसके बाद क्या होता है कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिमांड को यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को
एक्सेप्ट करती है एंड उसको नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। ओके, एंड एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे ये थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया उस टाइम पे। ओके, एंड कहा जाता है कि इंडिया को आने वाले समय में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की फ्रीडम दी जाएगी, एक इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी एंड वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाद में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। ओके, ये अगस्त में ये सारी चीज़ें हुई, इसलिए इसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड इसके बाद क्या होता है 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर एंड इनको भेजा जाता है इंडिया। ओके, ये इंडिया आते हैं एंड एक प्रपोज़ल लेके आते हैं इंडिया। किस चीज़ का प्रपोज़ल? कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। बट यहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग इस आइडिया को इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है, जस्ट बिकॉज आपको पता है मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट, जो बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान नाम से बन गया। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस क्रिप्स मिशन was actually rejected by मुस्लिम लीग। बट फाइनली क्या होता है कि 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से 3 मेंबर्स भेजे जाते हैं एंड एक प्लान भेजा जाता है जिसको कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है। सो इट हैपन्स इन 1946 एंड ये 3 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर ये पूछे जाते हैं। सो यू गॉट लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर्स थे इस कैबिनेट मिशन प्लान के। एंड मैं आपको बता दूं ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे, तो ये इंडिया में आते हैं एंड ये इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी वो किस तरह से बनाई जाएगी इसका प्लान लेके आते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ने, क्योंकि मुस्लिम लीग का डिमांड ये था कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो पाकिस्तान यानी कि एक सेपरेट स्टेट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। ये आप याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, बट स्टिल ये कैबिनेट मिशन प्लान आगे जाके क्या होता है, इसी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कराने हैं एंड आफ्टर दैट जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वही मेंबर्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में बनाएंगे, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसकी कंपोजिशन क्या थी, यानी कि इसमें किस किस तरह के मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे एंड ये मेंबर्स कहाँ कहाँ से आए थे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये बनाई गई 1946 में, यानी कि इससे पहले क्या होता है इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एंड इलेक्शन कब होते हैं? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं एंड नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, बन जाती है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल स्ट्रेंथ जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होती है 389 मेंबर्स। ओके, एंड ये 389 मेंबर्स डिफरेंट टेरिटरी से आए थे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टेरिटरी से जहाँ से ये 389 मेंबर्स टोटल बने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम 389 मेंबर्स यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं तो इसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे। तो ब्रिटिश इंडिया इन द सेंस कि ये वो मेंबर्स हैं जो थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्ट किए गए या फिर अपॉइंट किए गए, नॉमिनेट किए गए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात इन 296 में 292 मेंबर्स जो थे ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड इसमें से 4 मेंबर्स जो थे ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। एंड टोटल अभी हमारे पास 96 हो गए, 296। एंड बाद में 93 मेंबर्स जो थे ये प्रिंसली स्टेट से आए थे। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि
कुछ ऐसे रीजन्स भी थे इंडिया में जो ऑटोनोमस थे, जिनका एक प्रिंस होता था, एक किंग होता था अपना, ओके, तो इनको प्रिंसली स्टेट्स माना जाता था। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेंबर्स जो थे, कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये टोटल 389 है ना, तो इसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया गया एंड कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। एंड अब हमें देखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से थे एंड इलेक्टेड मेंबर्स कौन से थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे हम देखें एक बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 389 मेंबर्स मैंने आपको बताया टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की। एंड ये 389 मेंबर्स को 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। सबसे पहली कैटेगरी मुस्लिम्स, देन सिख्स एंड देन जनरल। अब जनरल कैटेगरी से क्या है यहाँ पे मीनिंग कि जो मुस्लिम्स और सिख्स नहीं थे वो सारे जनरल कैटेगरी में थे। ओके, सो ये 3 कैटेगरीज में लोगों को क्या किया गया था, ये 389 जो सीट्स थी इनको डिवाइड किया गया था। ओके, एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रिटिश इंडिया से जो 296 सीट्स थी, मैंने आपको बताया इसमें 292 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस। ओके, अब ये 292 जो थे इनको इलेक्ट किया गया, इन 292 को इलेक्ट किया गया। अब इनको किन्होंने इलेक्ट किया, तो मैं आपको बता दूं जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे ना इन ब्रिटिश प्रोविंसेस में, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनके जो मेंबर्स थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही इलेक्ट किया इन 292 लोगों को, यानी कि आम जनता ने यहाँ पे वोटिंग नहीं की। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में ऑलरेडी जो इलेक्टेड लोग थे उन्होंने ही ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया 292 को। अब बचते हैं यहाँ पे 4 लोग, 4 मेंबर्स जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, सीसी प्रोविंसेस, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब इनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 296 का क्लियर हो गया। एंड बाकी जो यहाँ पे 93 मेंबर्स आप देख पा रहे हैं, इनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने। दे वर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। हर एक प्रिंसली स्टेट का एक हेड होता था एंड उन्होंने ही डायरेक्टली इन 93 मेंबर्स को नॉमिनेट कर लिया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लेंगे कि कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नॉमिनेट हुए हैं एंड कुछ इलेक्ट हुए हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एंड इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूँ कि एज आई टोल्ड यू पीपल, देयर वर 389 मेंबर्स एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि 292 मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया किन्होंने, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनको मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इलेक्ट किया, जो सिख्स मेंबर्स थे उनको सिख कम्युनिटी के मेंबर्स ने इलेक्ट किया, एंड जो जनरल बाकी जो मुस्लिम्स एंड सिख्स में नहीं आएगा उनको, इन दो के अलावा जो भी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स थे उन्होंने जनरल कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को इलेक्ट किया। ओके, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एज आई टोल्ड यू पीपल, प्रिंसली स्टेट्स वे नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी, इट वाज ए पार्शली इलेक्टेड बॉडी एंड ए पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉमिनेटेड बॉडी थी या इलेक्टेड बॉडी थी, तो ये दोनों तरह से थी। ओके, कुछ मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए गए थे एंड कुछ मेंबर्स जो थे उनको इलेक्ट किया गया था। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखेंगे कि महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि क्या महात्मा गांधी जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे या नहीं थे। सो ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, लाइक B.R. Ambedkar, you got Sardar Patel, you have Rajendra Prasad and then you have Jawaharlal Nehru। तो ये सारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो वर्किंग है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में होती है। एंड यहाँ पे क्या है, मुस्लिम लीग बायकॉट करती है इसको। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अभी भी क्या कर रही है, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रही है। ओके, सेपरेट नेशन, सेपरेट स्टेट, एक मुस्लिम स्टेट की डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग, इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बायकॉट किया। इसके बाद एक और फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर को पहली बार मिली तो यहाँ पे एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ओके, सो इनको अपॉइंट किया गया एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ये। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी, इनको इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये इलेक्टेड थे एंड ये जो थे इनको डायरेक्टली टेम्परेरी टाइम के लिए अपॉइंट किया गया था। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब इनका काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर क्या रही थी एक्चुअली, दे वर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिख रही थी। इंडिया के आने वाली कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था भारत का, उसको लिख रहे थे। एंड इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिन पे एक लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल 11 सेशंस हुए एंड टोटल टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगा है वो 2 years 11 months एंड 18 days लगे हैं टोटल टाइम इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, एंड लास्ट सेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट सेशन हुआ। इसके बाद मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 फंक्शंस थे। ओके, देयर वर 2 functions performed by the constituent assembly। सबसे पहला फंक्शन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर क्या रही थी, प्राइमरी फंक्शन तो यही था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही थी। इट वाज राइटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ओके, एंड इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी। इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एंड इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑर्डिनरी लॉज को भी पास कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था लेकिन उस टाइम पे हमें डिफरेंट टेम्परेरी लॉज चाहिए थे। तो उसके लिए भी काम जो था वो टास्क भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को असाइन किया गया था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्टेड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पार्लियामेंट का मेजर फंक्शन क्या है, टू मेक लॉज। एंड यहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही ऑर्डिनरी पास कर रही थी, ऑर्डिनरी लॉज को पास कर रही थी जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। एंड यहाँ पे 2 डिफरेंट लोगों को 2 डिफरेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एक्ट कर रही थी तो इसके इसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। एंड जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट कर रही थी एंड उस टाइम पे इसके चेयरमैन थे GV मावलंकर। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी JK SSB के एक एग्ज़ाम में आ चुका है कि जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तो उस टाइम पे ये 389 की स्ट्रेंथ जो है ये डिक्रीज़ होके 299 तक पहुंच गई। तो ये क्वेश्चन अब याद रखेंगे, ये फैक्ट है बट ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि एक और चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। यहाँ पे सिर्फ नेहरू लिखा गया है,
एडिटिंग में। इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को, एंड इसको नाम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कि असल में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली थी, एंड अभी 13 दिसंबर को आपको पता है कि नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है। अब इनको टास्क क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आइडियल्स होंगे, क्या फिलॉसफी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके, क्या आइडियल्स होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सब को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये असल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इट लेड डाउन द फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, के इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगी उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि भाई इंडिया एक सॉवरेन कंट्री होगी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, इंडिया एक रिपब्लिक होगी, एंड यहाँ पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा, एंड पावर विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि असल पावर जो है वो लोगों के पास होगा। अब किस तरह से पावर लोगों के पास है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे वोट कौन कर रहे हैं, लोग, ओके, वहाँ पे कॉमन पीपल जो है वोट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में का जो पावर है वो लोगों के पास है एक्चुअली। अगर सारे लोग वोट ना करें तो गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। ओके, यहाँ पे एक्चुअल पावर जो है डिराइव किया जाता है लोगों से, बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। अगर डेमोक्रेसी की आप मीनिंग देखें, डेमोक्रेसी वर्ड को तोड़ के देखें तो कुछ इस तरह से है कि डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया एक वर्ड से डिराइव हुआ है क्रेसी, यानी कि क्रेटिया मीन्स पावर। तो पीपल हैव द पावर। ओके, दिस वॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में बन गया प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो आप देखने को आपको मिलता है, हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस तरह से एक प्रेम्बल है जो इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि प्रेम्बल का ओरिजिन कहाँ से है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ओके, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द ओरिजिन ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो ये बात हो गई। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ कमिटीज़ थी। तो ये कमिटीज़ बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि देयर वर डिफरेंट मैटर्स, डिफरेंट एरियाज, एंड वो एक ही कोई या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं कर सकता था उनको मैनेज। तो डिफरेंट एरियाज डिफरेंट लोगों को असाइन कर दिए गए एंड कमिटीज़ बना दी गई। एंड यहाँ पे मेजर कमिटीज़ भी थी, माइनर कमिटीज़ भी थी, लेकिन हम मेजर कमिटीज़ को देख लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। मेजर कमिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूनियन पावर्स कमेटी जो थी इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो एक्चुअल ड्राफ्ट लिख रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके साथ साथ इनको चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आप वॉल्यूम आज क्लियर होगी वीडियो की, क्योंकि कल यहाँ पे हेडफोन में प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा लो रह रहा था। तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे सरदार पटेल जो हैं ये चेयरमैन थे, इससे प्रिजाइड कर रहे थे इस कमेटी को। एंड ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट जो थे इसकी कुछ सब कमेटीज़ भी थी। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड उन सब कमेटीज़ में से फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटीज़ कमेटी जो सब कमेटी थी उसके H.C. मुखर्जी चेयरमैन थे। इसी तरह से गोपीनाथ बरदोलोई जो थे ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियल ट्राइबल एरियाज़ एंड असम जो थे
उनकी जो सब कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे। इसी तरह रूल्स प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। तो आप ये फैक्चुअल डेटा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए लिखी हैं ताकि और कोई सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। ओके, और किसी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, सारा चीज़ें यहीं से कवर हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। एंड देन कम्स द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके मेंबर्स आपको सारे याद होने चाहिए। देयर वर 7 मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि एक्चुअल ड्राफ्ट लिख रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इसके चेयरमैन आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बाद में फिर बाकी मेंबर्स जो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव, कृष्णमचारी। ओके, तो यहाँ पे आप ये दो चीज़ें देख रहे हैं कि माधव राव एंड कृष्णमचारी जो थे, उनसे पहले भी BL मित्तर एंड DP खेतान जो थे मेंबर्स थे, लेकिन इनको हेल्थ इशू हो गए एंड इसकी वजह से इनको रिप्लेस किया कि इन्होंने माधव राव ने। एंड इनकी डेथ होगी DB खेतान की एंड इसकी वजह से इनको रिप्लेस किया कृष्णमचारी ने। ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने ड्राफ्टिंग कमेटी तक देख लिया। इसके बाद अगर आप देखें तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई गई थी। ओके, तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई एक्सपर्ट कमेटी नाम से, ताकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मटेरियल जमा किया जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या कर रही थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाली थी एंड बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता पड़ने वाली थी, इसलिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसके भी कुछ मेंबर्स हैं, आप इनको भी पढ़ेंगे एंड याद रखेंगे। चेयरमैन जो थे इसके वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि दो वर्ड्स हैं, एक है एनैक्टमेंट एंड दूसरा है एनफोर्समेंट। तो दो डिफरेंट डेट्स हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बन गई 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया एंड एनैक्ट भी किया गया। यानी कि देखें, कुछ प्रोविज़न जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो एनफोर्स कर दिए गए यहीं पे, ठीक है। कुछ प्रोविज़न जो हैं यहीं पे एनफोर्स कर दिए गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किए गए। इसीलिए इसको कहा जाता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 एंड नवंबर 1949 को कहा जाता है डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट कर दिया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। लेकिन कुछ प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पे भी एनैक्ट किए गए थे। एंड यहाँ पे 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, एज यू पीपल नो। तो ये क्यों 26 जनवरी को रिपब्लिक डे रखा गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट किया गया? जस्ट टू कमेमोरेट द पूर्ण स्वराज डे। आपको पता है पूर्ण स्वराज डे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया कब? 26 जनवरी 1930 को। इसी को कमेमोरेट करने के लिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एडॉप्शन एंड एनैक्टमेंट। सो एडॉप्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से 26 नवंबर 1949 को आपको देखने को मिलेगी एंड दिस इज एनैक्टमेंट of Indian Constitution and Republic Day just to commemorate the पूर्ण स्वराज डे ऑफ 1930 26 ऑफ जनवरी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई तो देयर वर 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ओरिजिनली ये स्ट्रेंथ थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आज लेकिन हमारे पास है 25 पार्ट्स, वी हैव 12 शेड्यूल्स and we have 470 plus articles. ओके, एंड इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। आप ये याद रखेंगे। BN राव कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर थे, मैंने आपको बताया। HVR अयंगर जो थे सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। SN मुखर्जी जो थे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। एंड इसी तरह प्रेम बिहारी रायजादा जो थे कैलीग्राफर थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी उसको कैलीग्राफी स्टाइल में जो है वो किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने। एंड इसके अलावा हिंदी वर्जन ऑफ कैलीग्राफी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? वसंत कृष्ण विद्या। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
Okay, we have covered almost everything regarding the Constituent Assembly of India. एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि या दिस वन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 292 लोगों को इलेक्ट किया गया, किनके द्वारा? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे। ओके, तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने इलेक्ट तो किया, लेकिन सिस्टम ऑफ वोटिंग क्या रहा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ सेकेंड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप याद रखेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड है, दूसरा हमारे पास लिस्ट सिस्टम है। देखें, अगर हम इनको पढ़ने लग गए तो हमें एक एक क्लास इनके लिए अलग से चाहिए। थोड़े से कॉम्प्लेक्स तरीके हैं ये वोटिंग के, रिप्रेजेंटेशन के, लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस में जो वोटिंग हुई वो थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुई, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, आप ये रखेंगे याद। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड, हाउ इट वाज कंपोज्ड, कितने मेंबर्स थे इसके, क्या फंक्शन थे इसके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, कमिटीज़ क्या थी, मेजर कमिटीज़ क्या थी, एक्सपर्ट कमेटी क्या है, ड्राफ्ट कमेटी क्या है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, अगर कुछ बच गया होगा इन केस, बिकॉज यू नो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग इट मे बी समटाइम्स इट मे हैपन्स कि मुझे कुछ छूट गया हो, एंड ये वीडियो सीरीज़ थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो हम इसमें सारी इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ छूटा होगा तो अगले लेक्चर में ज़रूर कवर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से उड़ान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।